पुराने समय की बात है। भरतपुर नामक गांव में भोला राम नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था। सामान के नाम पर उसके पास एक टूटी फूटी लोहे की कुल्हाड़ी, एक मरियल लंगड़ा घोड़ा और एक गधा था। किसी तरह वह अपनी इकलौती बेटी राधा और पत्नी माला के साथ अपना गुजर बसर कर रहा था। वह रोजाना जंगल जाता और वहां से सूखी सूखी लकड़ी अपने घोड़े की मदद से लाता तथा अगले दिन बाजार में बेचने जाता। उससे जो भी पैसे मिलते उनसे अपने परिवार की जरूरत की वस्तु खरीद कर ले आता। बेटी, मैं बाजार जा रहा हूँ। शाम तक लौट कर आऊंगा। ये थोड़ी सी सूखी लकड़ियां हैं और अगर ये लकड़ियां समय से बिक गईं तो जल्दी ही लौट आऊंगा। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी पिताजी, लेकिन सावधान रहिएगा। बाजार में बहुत मनहूस लोग होते हैं। कुछ पैसा बनाते हैं, कुछ लूट ले जाते हैं। ठीक है बेटी, मैं ध्यान रखूंगा। तुम्हारे लिए कुछ सुंदर वस्तु जरूर लाऊंगा। मैं पर लौट आइएगा और कुछ घर का सामान भी लेते आना। ठीक है, तुम दोनों इतनी चिंता क्यों कर रही हो? जल्दी समय पर लौट आऊंगा। घर का सामान भी लेते आऊंगा। भोला राम अपने लंगड़े घोड़े पर लकड़ियां लादता है तथा उन्हें लेकर बाजार की ओर रवाना हो जाता है। वह बाजार पहुंचकर एक किनारे खड़ा हो जाता है तथा ग्राहकों को आवाज देने लगता है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, सूखी सूखी लकड़ियां ले लो। एक धनी व्यक्ति की नजर भोला राम पर पड़ती है। धनी व्यक्ति सोचता है, इस फटीचर लकड़हारे को तो आसानी से ठगा जा सकता है। शक्ल से भी मूर्ख ही लगता है। धनी व्यक्ति भोला राम के पास जाता है तथा उससे कहता है, ए लकड़ी वाले, सारी लकड़ियां बेचनी है क्या? बिल्कुल हुजूर, जरूर बेचनी है। क्या कीमत लोगे इन लकड़ियों की? अभी बताइए, क्या कीमत देंगे? 2 चांदी के सिक्के, पर मेरी एक शर्त है। लकड़ियां जिस हाल में हैं उसी हाल में तुम्हें मुझे देनी होंगी। ठीक है हुजूर, लकड़ियां जिस हाल में हैं उसी हाल में बेच दूंगा। लो, 2 चांदी के सिक्के ले लो और अब अपने घोड़े को लेकर मेरे पीछे चलो। भोला राम 2 चांदी के सिक्के लेता है और धनी व्यक्ति के पीछे पीछे चल देता है और चलते चलते सोचता है कि आज नसीब अच्छा है, समय से ही लकड़ियां बिक गई। ऐसा सोचते सोचते भोला राम पहुंच जाता है। धनी व्यक्ति के घर पहुंचने पर भोला राम कहता है, बताइए हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखनी हैं? लकड़ियां यही छोड़ दो और अब जाओ। ठीक है हुजूर, मैं घोड़े से लकड़ियां उतार कर यहीं रख देता हूँ ताकि मैं भी समय से घर पहुँच सकूं। वैसे भी मेरा घोड़ा पैर से लंगड़ाता है, धीरे धीरे ही घर पहुँच पाऊंगा। रुक जा, तूने मुझसे क्या सौदा किया था? लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेची थीं। लकड़ियां घोड़े के साथ थीं। अब ये घोड़ा और लकड़ियां दोनों मेरे हैं। हुजूर, ऐसा कैसे? मैंने घोड़े का सौदा थोड़े ही किया था। सौदा तो लकड़ियों का किया था। तेरा सौदा यही था। अब तू चल निकल। भोला राम गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन धनी व्यक्ति नहीं माना। भोला राम और धनी व्यक्ति की आवाज सुन गांव के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। धनी व्यक्ति गांव वालों से कहता है, देखो भाइयों, यह लकड़हारा मुझे बेवकूफ बना रहा है। यह लकड़ी और घोड़े का सौदा कर चुका है और अब सौदे से मुकर रहा है। इसे सरपंच जी के पास ले चलो, वे ही सही निर्णय करेंगे। धनी व्यक्ति गांव वालों के कहने पर भोला राम को सरपंच जी के पास ले जाता है और सौदे वाली सारी बात बताता है। सरपंच धनी व्यक्ति का दोस्त था। वह धनी व्यक्ति के पक्ष में ही फैसला करता था। सरपंच भोला राम से कहता है, देखो, लकड़ी वाले तुम्हारे सौदे के अनुसार तुम अपनी कीमत ले चुके हो। अब घोड़े पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इस घोड़े और लकड़ियों को यहीं छोड़ना होगा।
भोला राम यह सब सुन बहुत दुखी होता है तथा निराश होकर चल देता है। रास्ते में जाते जाते दुखी मन से सोचते हुए चलता है। यहाँ भी मुझे न्याय नहीं मिला। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुना था पंच परमेश्वर होते हैं। अब मैं राधा बिटिया के लिए कुछ भी नहीं ले जा सकूंगा और मेरा घोड़ा भी चला गया। भोला राम दुखी मन के साथ घर लौटता है और किसी से कुछ कहे बगैर चुपचाप जाकर बैठ जाता है। उसे बगैर घोड़े के उदास चेहरे के साथ जब उसकी बेटी और पत्नी देखती हैं, तो वे भोला राम को दिलासा देती हैं और उसकी बेटी राधा उससे पूछती है, पिताजी क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? और हमारा घोड़ा कहाँ है? भोला राम दुखी मन से सारी बात राधा और अपनी पत्नी को बताता है। यह सब सुन वे दोनों भी बहुत दुखी होती है। राधा लकड़हारे से कहती है, पिताजी, चिंता मत कीजिए। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। ऊपर वाला सब देख रहा है। अच्छे लोगों के साथ वे कभी गलत नहीं होने देते। आप खाना खा लीजिए। वे सब खाना खाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। सारी रात भोला राम चिंता में इधर से उधर करवटें बदलता रहा। इसी चिंता में वह सारी रात सो न सका, जिससे सुबह भोला राम की तबीयत बिगड़ गई। उसकी तबीयत ठीक नहीं देख राधा ने कहा, पिताजी, आज मैं बाजार जाऊंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप आज आराम करो। क्या पता आज शायद मेरी किस्मत अच्छी निकले और मुझे लकड़ियों के अच्छे दाम मिल जाएं। लकड़हारे ने जब राधा की ये बात सुनी तो बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से कहा, बेटी, ऐसे बेईमानों से होशियार रहना। ऐसे लोगों को किसी के दुख का कोई एहसास नहीं होता। उन्हें केवल अपने लालच से ही मतलब रहता है। पिताजी, आप परेशान मत होइए। मैं आपकी बात याद रखूंगी और ऐसे लोगों से सावधान रहूंगी। ऐसा कह राधा ने लकड़ियां गधे पर लादी और बाजार की ओर चल देती है और रास्ते में उसी धनी व्यक्ति के बारे में सोचती है कि आज वह मुझे मिल जाए। ऐसा सोचते सोचते वह बाजार पहुंच जाती है और एक तरफ खड़ी हो जाती है तथा आवाज लगाने लगी, लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां सस्ते में ले लो। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो। वही धनी व्यक्ति आज फिर किसी गरीब व्यक्ति को ठगने के मकसद से बाजार आया हुआ था और राधा को देख सोचने लगा, वाह, ऊपर वाले कल लकड़ियों के साथ साथ लंगड़ा घोड़ा मिला था, आज गधा मिलेगा। चलो चलता हूँ और इस लड़की से लकड़ियों का सौदा करता हूँ। ऐसा सोचते हुए वह राधा के पास जाता है। अरे लड़की, क्या तुम्हें लकड़ियां बेचनी है? हाँ साहब, बेचनी है, तभी तो आवाज लगा रही हूँ। अच्छा अच्छा, क्या कीमत है इनकी? 3 चांदी के सिक्के हैं साहब। तुम इन लकड़ियों की ज्यादा कीमत मांग रही हो। मुझे नहीं लगता कोई भी इतनी कीमत में इनको खरीदेगा। 4 सिक्के में भी आपको सस्ता लगेगा साहब। लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचनी होंगी। ये सब सुन राधा समझ जाती है कि ये वही ठग है जिसने मेरे पिताजी को ठगा था। उसे देख राधा मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया करने लगती है और मन ही मन खुश होती है और उस धनी व्यक्ति से कहती है, ठीक है हुजूर, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप भी पैसे जिस हालत में होंगे उसी में देंगे। वह पहले तो राधा की बात सुन हैरान रह जाता है, पर फिर सोचता है, ये गरीब लड़की भला क्या कर पाएगी? मेरी नकल करती है, पर इसे पता नहीं कि सौदा किसके साथ हुआ है। आज इसे लकड़ियों के साथ साथ गधा भी देना पड़ेगा। क्या हुआ हुजूर? किस सोच में पड़ गए? क्या आपको सौदा मंजूर नहीं? लगता है
आप मेरी शर्त से डर गए ऐसा है तो रहने दीजिए। आप इतनी सस्ती लकड़ियाँ भी नहीं खरीद सकते। मुझे लगा था कि आप ये लकड़ियाँ खरीद लोगे और मैं समय से अपने घर पहुँच जाऊंगी। ऐसा नहीं है। चलो तुम इन लकड़ियों को मेरे घर ले चलो, वहीं पैसे दे दूंगा। राधा धनी व्यक्ति के पीछे पीछे गधे को लेकर चल देती है। और उसके घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही धनी व्यक्ति राधा से कहता है, तुम ये लकड़ियां यहाँ पर ही छोड़ दो और तुम्हारे पैसे लो। राधा धनी व्यक्ति के बताए अनुसार लकड़ियां गधे से उतारने लगती है। तभी वह राधा से कहता है, सौदे के अनुसार लकड़ी गधे पर है और लकड़ियां जिस स्थिति में थी उसी में सौदा हुआ था, इसलिए अब ये गधा भी मेरा हुआ। अपने पैसे लो और यहाँ से जाओ। राधा चतुर थी। जैसे ही वह धनी व्यक्ति राधा को पैसे देता है तो वो उससे कहती है, हुजूर, शर्त के अनुसार सिक्के जिस हालत में हैं उसी हालत में दीजिए। वे अभी आपके हाथ में हैं, मतलब हाथ भी देना पड़ेगा। धनी व्यक्ति राधा की चतुराई देख हैरान रह जाता है और राधा से कहता है, लड़की, ये क्या बकवास है? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? बकवास नहीं सेठ जी, ये न्याय है। अब या तो हाथ सहित पैसे दीजिए या भीड़ इकट्ठा होने दीजिए। राधा जोर जोर से चिल्लाने लगी। भीड़ जमा हो गई। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, पर हुआ क्या है? बात तो बताओ। ये सब सुन उसने सभी को सौदे वाली बात बताई। राधा की बात सुन सभी राधा के पक्ष में बोलने लगे। ये सब देख धनी व्यक्ति घबरा गया। राधा भी अपना पक्ष मजबूत देख जोर जोर से चिल्लाने लगी, भाइयों बहनों, मुझे न्याय दो। इस सेठ से मुझे मेरे सौदे के अनुसार पैसे दिलवाओ। मुझे मेरे सौदे के अनुसार पैसे चाहिए। धनी व्यक्ति ये सब देख बुरी तरह से घबरा जाता है और राधा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और राधा से डरते हुए कहता है, बेटी सुनो तो, मैं तुम्हें गधा, घोड़ा, लकड़ियां सब दे दूंगा और 4 चांदी के सिक्के भी दे दूंगा। बस भीड़ को मत बुलाओ और चिल्लाना बंद करो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो सौदा हुआ है उसी की कीमत चाहिए और सौदे के अनुसार ये हाथ आपको मुझे देना ही होगा। सभी इकट्ठा हुए लोग भी राधा के पक्ष में हो जाते हैं, क्योंकि उस धनी व्यक्ति से सभी परेशान थे। सभी इकट्ठा हुए लोग एक साथ बोलते हैं, हाँ हाँ, हाथ भी देना पड़ेगा। कल इसी सेठ ने गरीब से ऐसे ही सौदा कर घोड़ा ले लिया था, आज इसको भी सबक जरूरी है। जब राधा नहीं मानी तो धनी व्यक्ति बोला, ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो इसका फैसला पंचायत में सरपंच जी करेंगे। उसे पता था कि सरपंच उसका मित्र है और वो मेरे पक्ष में ही फैसला करेगा। पंचायत में सभी पहुंचते हैं और राधा से सारी बात जानते हैं। राधा सभी को सौदे वाली बात बताती है। राधा की बात सुन सरपंच अपना फैसला सुनाता है। इस लड़की की बात सुन सौदे के अनुसार सेठ को उसे अपना हाथ भी देना होगा। ये सब सुन धनी व्यक्ति घबरा जाता है और राधा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है, पर राधा नहीं मानती है। उसे रोता देख सरपंच राधा से कहता, बेटी अब इस पर दया करो। ये सुन राधा गुस्से में सरपंच से कहती है, क्या कल आप लोगों को मेरे पिताजी पर रहम आया था? क्यों सरपंच जी, कल भी तो आपने ही फैसला सुनाया था। आपने ये भी नहीं सोचा कि किसी गरीब का घर कैसे चलेगा। आपने अपने पद का भी ख्याल नहीं रखा। सुना है पंच, परमेश्वर होते हैं, आप लालच में सब कुछ भूल गए। अब जब आपके दोस्त पर बनी तो रहम आ रहा है। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है, आप लोग कहते हो तो माफ कर देती हूँ, पर एक शर्त पर। राधा की शर्त की बात सुन धनी व्यक्ति घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, बेटी अब कोई शर्त नहीं, मैं तुमको जो कहो वो देने को तैयार हूँ। मुझे अब शर्त नाम से ही डर लगता है। ऐसा सुन सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और राधा कहती है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो अपने मेरे पिताजी से जो घोड़ा ठग लिया वो और अपना गधा तथा अपनी लकड़ियों के पैसे चाहिए। ठीक है बेटी, घोड़ा, गधा, चांदी के 4 सिक्के और लकड़ियां भी ले लो।
अब समझ आया सेठ जी, बेईमानी कितनी भारी पड़ सकती है। राधा अपने घर चली जाती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। ये सब सुन उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और अपनी बेटी पर गर्व करते हैं। इस तरह चतुर राधा ने अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला चुकाया और लोगों को सिखाया कि चतुराई और सच्चाई से हर धोखेबाज को हराया जा सकता है।